बजट के स्पिरिट के हिसाब से आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट में कमी की है। फाइनेंस मिनिस्ट्री खुश है या उन्हें लगता है कि इस पे और कटौती की जानी चाहिए। बजट पे ढेर सारे प्रस्ताव भी सरकार ने लाए हैं, लेकिन बजट पे जो निराशा हुई वो मिडिल क्लास को ही। मिडिल क्लास को लगा कि उनके साथ छल किया गया, उन्हें जो देना चाहिए था वित्त मंत्री को उसके हिसाब से नहीं दिया। सरकार ने संसद के सत्र में लोकसभा में इंश्योरेंस बिल को पास कराया है, लेकिन कहानी अटक जाती है राज्यसभा में। राज्यसभा में कैसे पास कराएंगे या फिर ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे, इन सारे सवालों का जवाब देंगे वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा हमारे साथ हैं। जयंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जयंत जी, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि आरबीआई गवर्नर आपके दोस्त हैं, आप बैचमेट रहे हैं और उन्होंने रेपो रेट में कटौती कर दी। आपको लगता है कि जो बजट की स्पिरिट थी उसके हिसाब से उन्होंने कटौती की है या आने वाले दिनों में और कटौती की उम्मीद फाइनेंस मिनिस्ट्री रखता है? नहीं, देखिए, एक जो रेट कट पे जो कटौती हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि 3-4 जो फैक्टर्स थे वो बदल चुके हैं। पहली बात तो ये है कि जो हम लोगों ने बजट में फिस्कल कंसोलिडेशन किया है, यानी सरकार घाटे में चल रही है, तो उस घाटे को किस प्रकार से कम किया जाए वो हम लोगों ने, मुझे लगता है, काफ़ी उचित तौर से किया है। तो ये एक फैक्टर था। दूसरा फैक्टर मैं ये कहूँगा कि जो आज के समय जनता की जो अपेक्षाएं हैं इन्फ्लेशन के बारे में, महंगाई के बारे में, वो काफ़ी कम हो चुकी हैं। जहां पहले लोग सोचते थे कि महंगाई 10-12% हर साल बढ़ती रहेगी, अब लोगों की सोच है कि महंगाई जो है 4-5% ही बढ़ेगी। जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस जिसको कहते हैं वो बहुत कम हो गए हैं। तीसरी बात यह है कि अगर आप ऑयल प्राइसेस को देख लीजिए, कमोडिटी प्राइसेस हैं जैसे आयरन के प्राइस हैं या मैंगनीज वगैरह के प्राइस हैं, वो भी घट गए हैं। और अगर आप देखिए कि दिग्गज विशेषज्ञ लोग क्या इसके बारे में कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो नीचे ही रहेंगे, यानी कि फिर से ऊपर नहीं जाने वाले हैं। तो ये तीसरी बात हुई। चौथी बात ये भी होगी कि पूरे दुनिया भर में इस समय जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो क्वांटिटेटिव ईजिंग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो है वहाँ मतलब जो प्राइसेस हैं काफ़ी घट रही हैं। तो ये 4 फैक्टर को अगर आप देखिए तो मुझे लगता है, क्योंकि हमारे जो आरबीआई के जो गवर्नर साहब हैं डॉक्टर राजन, बड़े प्रोफेशनल और बहुत ही जानकार इकोनॉमिस्ट हैं, और वो ये सब बातों को लेकर जब उन्होंने डेटा देखा, फैक्ट्स देखे, आंकड़े देखे, तो मुझे लगा कि उनको स्पष्ट नज़र आ रहा है कि वो समय आ गया है कि जो हमारे जो रेट्स हैं उनको कम करें। और रेट्स जब कम होते हैं तो उससे लोगों को बहुत लाभ मिलता है। तो आपको लगता है कि ये सही है जितना उन्होंने कट किया है, या और भी अभी गुंजाइश है उसकी कट करने की? देखिए, ये सब जो होता है रेट साइकिल में, कब कट करें, कितना कट करें, वो डेटा आंकड़ों पे निर्भर है। अगर आंकड़े आपको ये दिशा दिखाते हैं कि जैसे मैंने कहा इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस कम है, प्राइसेस नहीं बढ़ रही हैं, हम लोगों का फिस्कल कंसोलिडेशन अच्छी तरीके से चल रहा है, ये सब अगर आंकड़े आपको एकदम सही नज़र आ रहे हैं तो आप और भी कट कर सकते हैं। पर ये आरबीआई का निर्णय होता है। और देखिए, एक आर्थिक व्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि हम लोग इंस्टीट्यूशंस का हम सम्मान करें। और जब चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, जब हम लोग आज़ादी देते हैं सेंट्रल बैंक को, इंडिपेंडेंस देते हैं सेंट्रल बैंक को, तो लोगों को बहुत भरोसा होता है कि जो आर्थिक पॉलिसी मेकिंग है, जो आर्थिक हमारी नीतियां हैं, वो बड़ी सोच समझ से चल रही हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस से चल रही हैं। आरबीआई गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक लगता है कि ये दोनों अलग अलग पॉलिसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपके वो मित्र है, कई बार उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अभी गोवा में उन्होंने कोई समिट हुआ था, उसमें उन्होंने कई तरह के स्टेटमेंट दिए। उन्होंने कहा जो बजट बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि बहुमत की सरकार जो होती है हमेशा सही डायरेक्शन में काम करे। तो ये क्या है? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल गलत बातें हैं। ये मीडिया चाहती है कि कुछ कंट्रोवर्सी बनाओ, वाद विवाद बनाओ, मीडिया को पसंद आती है ये बातें, तो मीडिया बनाती है। देखिए, डॉक्टर राजन और मैं एक दूसरे को 35 साल से जानते हैं। हम लोग दोनों आईआईटी इकट्ठे गए, आईआईटी में हम लोग बहुत साल थे, अमेरिका में हम लोग बहुत साल रहे, तो हम लोग बहुत अच्छे मित्र हैं। तो इसलिए हम लोगों का तालमेल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और आरबीआई का बहुत ही अच्छा तालमेल है। और मैं तो ये कहूँगा, आपको दावा करूँगा कि क्योंकि हम लोग इतने साल से एक दूसरे को जानते हैं, मित्रता है, माननीय वित्त मंत्री जी बहुत सम्मान करते हैं डॉक्टर राजन का, तो इस कारण जो इस समय हमारा तालमेल है, शायद कभी इतना बढ़िया तालमेल नहीं हुआ है। तो इसलिए मुझे मतलब उनको कभी हटाया तो नहीं जाएगा? मुझे बहुत आश्चर्य, फाइनेंशियल जर्नलिस्ट कहते हैं कि वो तो देखिए, उनको ये सब जो हड़काना है, कंट्रोवर्सी बनानी है, वो तो करेंगे। पर इस समय जिस प्रकार जो तालमेल बना हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और
रिजर्व बैंक का, मुझे लगता नहीं है कि हिंदुस्तान के आर्थिक इतिहास में इतना बढ़िया तालमेल कभी हुआ होगा। और क्योंकि एक तो पर्सनल लेवल, निजी तौर से हम लोगों का एक बहुत बढ़िया संबंध है, पर साथ साथ वो सब छोड़िए, आप नीतियों को देखिए। जो डॉक्टर राजन कह रहे हैं नीतियों के बारे में और जो हम लोग सोच रहे हैं नीतियों के बारे में, उसमें बहुत मुझे लगता है कोऑर्डिनेशन है और बहुत हम लोगों का अच्छा अलाइनमेंट है। चलिए, इंश्योरेंस बिल लोकसभा में कल पारित हो गया, अब वो राज्यसभा में आएगा और राज्यसभा का अर्थमेटिक आप जानते हैं कि भाई जब पिछली बार उन्होंने प्रेसिडेंट के अभिभाषण पे अमेंडमेंट को गिरा दिया, तो आपको लगता है कि राज्यसभा में पारित हो पाएगा या फिर सरकार के पास ऑप्शन क्या बचता है? देखिए, जो इंश्योरेंस बिल है ना, वो देश के हित में है। कल जो चर्चा हुई लोकसभा में, वो चर्चा जो थी, मुझे लगा कि जो लोग विपक्ष से बोल रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि जो इंश्योरेंस बिल है इसको पारित नहीं करना चाहिए, उनकी सोच मुझे नहीं लगता है सही है देश के हित में। क्योंकि अगर हम लोगों को इंश्योरेंस जो है देश में पहुंचाना है तो नए कैपिटल की ज़रूरत है, नई सोच की ज़रूरत है, न्यू मैनेजमेंट टेक्निक्स की ज़रूरत है, और वो सब तभी हो सकता है जब हम लोगों को बाहर से ये निवेश आए। आज के समय जैसे हम लोगों की आईटी सर्विसेज की जो कंपनीज हैं बहुत कम्पिटिटिव हैं और अमेरिका जाती हैं और अमेरिका में काम करती हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़ है। तो हम लोग यहाँ से आईटी सर्विसेज, बीपीओ सर्विसेज, ज्वेलरी ले लीजिए, कई सारी हमारी इंडस्ट्रीज हैं जो बड़ी सेक्टर में बहुत बड़ा नहीं सुनी तो बड़े कंपेटिटिव हैं, तो वो लोग जाके अमेरिका में करते हैं। उसी प्रकार से इंश्योरेंस में जो दुनिया की सबसे बेहतर कंपनीज हैं वो बाहर हैं, वो हिंदुस्तान में नहीं है। तो अगर हमको उन लोगों को बुलाना है तो वो कहते हैं भाई हम लोगों को थोड़ा और तो निवेश करने दो। ये थोड़ा ना कि हम लोग जो हम लोगों की जानकारी है, एक्सपर्टीज है, जो हम लोग इतनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं कि वो हम किसी और को दे दें। आप हमको मौका दीजिए, हमें आने दीजिए, हम आपको ये सब सर्विसेज देंगे। और जो हम लोगों ने सेफ गार्ड्स, मैं आपको एक ये भी समझाता हूँ कि इंश्योरेंस बिल में जो ओरिजिनली 2008 में लाया गया था, उसके तत्पश्चात तो मेरे पिताजी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, उन्होंने 88 अमेंडमेंट्स उसमें प्रपोज किए। और फिर सेलेक्ट कमेटी में जब गया राज्यसभा में, अगस्त से जाकर अभी तक सेलेक्ट कमेटी में था, उन्होंने 11 और अमेंडमेंट्स पेश किए। और जो 2008 का बिल था उसमें 99 अमेंडमेंट्स जोड़े गए। तो सब जो सेफ गार्ड्स होने चाहिए, सब जो कंट्रोल होना चाहिए हिंदुस्तान के कंपनियों का, हिंदुस्तान के निवेशकों का, वो सब सेफ गार्ड्स हम लोगों ने डाल दिए। हम लोग IRDA जो है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसको भी हम लोगों ने और मजबूत बनाया। तो नंबर नहीं है ना वो सब, वो तो इसलिए ये जो बिल है ये देश के हित में है, लोकसभा में इसलिए पारित किया गया। अब राज्यसभा में देखना पड़ेगा, अगर हमारे जो वहाँ माननीय सदस्य हैं अगर वो देश के हित में सोचे तो मुझे बिल्कुल विश्वास है कि ये बिल, वो बिल, अब वो देखिए, अब वो उन्हें तय करना है। हमें जो करना है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक जिम्मेवारी क्या है। अगर ऑर्डिनेंस है तो ऑर्डिनेंस को तो हम लोगों को लोकसभा में, राज्यसभा में पेश करना ही पड़ेगा, तो हम करेंगे। क्योंकि देखिए, आपको ये समझना चाहिए, हमारी जो सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जो है, वो राष्ट्रीय हित में, देश के हित में काम करती है। और मैं किसी को भी समझा सकता हूँ, कोई भी अगर बैठकर आंकड़े देखे, पूरी तरीके से हम समझे, अध्ययन करे इंश्योरेंस का, तो उसको एकदम स्पष्ट नजर आएगा कि ये देश के हित में। तो जो उसको रोक रहे हैं और जो राज्यसभा में उसको रोकेंगे, मुझे तो लगता है, मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे बहुत दुख होता है कि ये राष्ट्रीय हित में नहीं है। आप बस कर रहे हैं क्योंकि आप विपक्ष में हैं और आपको विपक्ष में विरोध करना है, विरोध कर रहे हैं, और इसमें देश में मुझे लगता है बहुत हानि आएगी। अगर राज्यसभा में गिर जाता है तो फिर सरकार के पास ऑप्शन क्या बचता है? क्योंकि आपके पास कई सारे ऐसे बिल हैं, जो लैंड का जो एक्विजिशन का बिल है, इंश्योरेंस हो गया, तो ऑप्शन एक बचता है कि आप ज्वाइंट सेशन में पारित कराएं। देखिए, हमारे बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं, पार्लियामेंट में बहुत सालों से सदन में रहे हैं, तो वो जो रणनीति है, जो पार्लियामेंट्री रणनीति करनी पड़ेगी, वो लोग तय कर। आपने कल स्टेटमेंट दिया था कि ज्वाइंट सेशन का ऑप्शन ओपन है, तो सरकार की गंभीरता से सोच रही है कि ज्वाइंट सेशन में इसको पारित कराया जाए? नहीं, सरकार जो है, सब जो विकल्प है उनको गंभीरता से सोच रही है। एक जो बजट की आलोचना हुई उस पर हम आते हैं कि मिडिल क्लास को आपने कुछ नहीं दिया। लोगों ने कहा कि ये दिल्ली में चुनाव हार गए, इसलिए इन्होंने कहा कि मिडिल क्लास को तो टेकन फॉर ग्रांटेड अभी ले लो, अभी जो वीकर सेक्शन है उसको लॉलीपॉप दो और बाद में अगले साल मिडिल क्लास को संभालेंगे, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, वो कहाँ जाएगा? नहीं शंकर, ये गलत बात है। देखिए, इस बजट पे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत सोच समझकर जो निर्णय लिए हैं। इस बजट का जो हमारा लक्ष्य था वो सबका बजट, यानी कि सबको लाभ मिलना चाहिए। हमारी जो सोच है, हमारी जो विचारधारा है, वो सबका साथ सबका विकास है। तो मिडिल क्लास जो हमारा ट्रेडिशनल
वोट बैंक रहा है, उसको तो हम लोग जरूर सोचेंगे कि हम लोग किस तरीके से लाभ पहुंचा सकते हैं, और हम लोगों ने कई तरीके से लाभ पहुंचाया है। इस बात की संभावना है। मैं इसमें अभी जुलाई में ही हम लोगों ने स्लैब को बढ़ाया था। जुलाई में ही हम लोगों ने 50,000 रुपए से हाउसिंग लोन का एग्जाम्पशन बढ़ाया है। इस बार भी हम लोगों ने कई एग्जाम्पशंस बढ़ाए हैं, और आज के समय मिडिल क्लास, अगर आप पूरा एग्जाम्पशन जो है, हाउसिंग लोन के एग्जाम्पशंस हैं, जो मेडिकल अलाउंस के एग्जाम्पशन है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस के एग्जाम्पशंस हैं, सेविंग्स बचत के लिए जो एग्जाम्पशंस हैं, इन सब का अगर आप प्रयोग करें, स्लैब का प्रयोग करें, तो आप 7 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। मुद्दा नंबर 1। मुद्दा नंबर 2, देखिए हमें मालूम था कि अगर हम लोग फिस्कल कंसोलिडेशन यानी सरकार का जो घाटा चल रहा है उसको अगर हम लोग कम करेंगे तो आरबीआई फिर रेट कट कर सकती है। जब रेट कट करेगी तो ईएमआई घटेंगे, ईएमआई जब घटेंगे तो आपके पॉकेट में पैसा जाएगा, क्योंकि आपका हाउसिंग लोन कम होगा, आपका कार लोन कम होगा, मोटरसाइकिल लोन कम होगा, बड़ी सारी चीजें जो हैं उनका दाम कम होगा, क्योंकि जो ब्याज है वो हर चीज में है ना, तो सब चीजों के कॉस्ट जो हैं कम होंगे। तो इसलिए हमें भरोसा था कि अगर हम लोग सही चीज करें, फिस्कल कंसोलिडेशन यानी घाटे पे, तो आरबीआई फिर रेट कट कर सकती है, और रेट कट उसने किया है। तो इसलिए देखिए मिडिल क्लास को आदमी व्यापक तौर से कॉम्प्रिहेंसिवली आदमी सोचता है कि आदमी टैक्सेस से उनको थोड़ा बचत दिलवाए या रेट कट और चीजों से बचत दिलवाए। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि रेट कट से आपको ज्यादा लाभ मिलेगा, इसलिए हम लोगों ने रेट कट पे ध्यान दिया, हमने स्लैब पे कम ध्यान दिया, क्योंकि स्लैब को हम लोगों ने जुलाई में किया था। अच्छा, साथ साथ माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि जहां हमारे पास थोड़ा फिस्कल स्पेस होगा, जहां घाटा जो है सरकार का जो चल रहा है, जहां वो कम होगा, वो फिर हम लोग जरूर मिडिल क्लास के लिए और स्लैब्स को बढ़ाएंगे और करेंगे। और मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूं, देखिए जनता के पास ये जानकारी पूरी तरीके से नहीं है, होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। जो भी देश के बारे में सोचता है, देशभक्त होता है, उसको ये आंकड़े समझने चाहिए। जो सरकार का घाटा है, जो हमें विरासत में मिला है, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हमारे खर्चे हैं करीब 17 लाख करोड़, ये हमारे खर्चे हैं। हमारी कमाई जो है वो 11.5 लाख करोड़ की है, यानी हमारा घाटा, सरकार का घाटा जो हर साल चल रहा है शंकर जी, 5.5 लाख करोड़ का है, 5.5 लाख करोड़ का है, और हम बस 11.5 लाख करोड़ हम कमा रहे हैं। तो 44% का हमारा घाटा चल रहा है हर साल रेवेन्यू कलेक्शन। मैं आपको पूरी तरीके से भरोसा दे सकता हूं शंकर जी, आपकी दुकान, किसी का कोई हाउस होल्ड, किसी का कोई बिजनेस इस प्रकार से नहीं चल सकता है। और इस कारण आज के समय हम लोग कर्ज में बहुत पैसे दे रहे हैं, हम लोग का डेट टू जीडीपी रेशियो जो है पूरे डेवलपिंग वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। इसलिए सरकार के पास इस समय, खासकर 14 फाइनेंस कमीशन के बाद, इस समय और जगह कम है। बंधे हुए थे। हाँ, हाथ बंधे हुए थे हमारे। एक बात बताइए कि जो वित्त प्रस्ताव पे जब चर्चा होगी तो उस समय क्या ये ऑप्शन है कि आप इसमें एग्जम्पशन को बढ़ाएं उस प्रस्ताव के जरिए, क्योंकि बहुत सारी इसकी आलोचना हुई और कुछ सदस्य जब इस बात को उठाएंगे तो क्या ये ऑप्शन ओपन है? देखिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी समझाया, जो आर्थिक व्यवस्था हमारी है, वो आर्थिक व्यवस्था इस समय इस प्रकार गंभीर है कि हम लोगों को अभी इस समय उचित नहीं होगा, देश के हित में नहीं होगा कि हम लोग ये करें। जो आपने इसकी बात कही कि वित्त मंत्री ने 2 हफ्ते पहले ही, जो फिस्कल कंसोलिडेशन की हम बात कर रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं, 2 हफ्ते पहले तक तो ये कहते रहे कि भाई बिल्कुल उस टारगेट पे डटे रहेंगे। अचानक से ये मूड कैसे बदल गया? आपने 1 साल के लिए उसको आगे बढ़ा दिया? नहीं, मैं आपको एकदम स्पष्ट करता हूं। हम लोगों ने कहा कि हम लोग अपने जो फिस्कल हमारे टारगेट्स, जो हमारा लक्ष्य है, वो हम पूरा करेंगे। हमने किया, पर वो इस साल के हैं। इस साल हमने कहा था कि हम 4.1% हम लोग ले आएंगे फिस्कल डेफिसिट को, हम लोगों ने ले आए, जिसमें काफी कठिनाई हुई, बहुत मतलब हम लोगों को परिश्रम करना पड़ा कि हम लोग 4.1% पे लाएंगे। वो हमने कहा था, वो हमने पूरी तरीके से उस वचन को निभाया। अब आगे के समय, मतलब अगले साल में, हाँ, हम लोगों ने कहा था कि हमारी कोशिश होगी 3.6% की, पर हम लोगों ने सब चीज सोच विचार करके हम लोगों को लगा कि देश के हित में यही है, नेशनल इंटरेस्ट में यही है, और इससे जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है इसमें बहुत इससे गति आएगी। अगर हम 3.6 के बजाय 3.9% करते हैं, जो 0.3% बचा, करीब 30-40 हजार करोड़ का ये मामला है, ये जो मामला है, इसको अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में डालें तो लोगों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि जैसे कि आप रेलवेज ले लीजिए, रेलवेज में जैसे सुरेश प्रभु जी, जो हमारे माननीय रेल मंत्री जी हैं, उन्होंने पूरी स्पष्टता से दिखाया कि 10 सालों से
10 सालों से रेलवेज में निवेश हुआ ही नहीं है। और क्योंकि रेलवेज में निवेश नहीं हुआ, जैसे कि इलेक्ट्रिफिकेशन आप ले लीजिए, रेलवे की कई सारी ऐसी बहुत महत्वपूर्ण लाइंस हैं, ट्रंक लाइंस हैं जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, ज़्यादा उसमें फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है, लोगों को इस समय काफ़ी उससे इनकन्वीनियंस हो रहा है क्योंकि लाइनें इलेक्ट्रिफाइड नहीं है तो आपको बहुत घूम के जाना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो एकदम दे आर क्राइंग आउट फॉर इन्वेस्टमेंट। हाँ, एकदम पीड़ित हैं लोग, कह रहे कि भाई आप इन्वेस्ट करिए। इसलिए अगर हम लोग यहाँ से थोड़ा लेकर वहाँ डाल दें तो मुझे लगता है इसमें जनता को बहुत फायदा, बहुत लाभ। अगर क्रूड की जो कीमतें हैं अगर 70 पे बैरल पे चली जाती है तो उस समय के लिए सरकार के पास क्या स्कीम है? नहीं, देखिए, जो हम लोगों ने आंकड़े सोचे हैं ऑयल प्राइसेस के बारे में, हमारी सोच यही है कि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो 50 से $80 बैरल के रेंज में रहेंगे। इसके रेंज में है तो हम लोग सब कुछ संभाल सकते हैं। सब जो विशेषज्ञ हैं, जिन लोगों ने ऑयल का बाजार जो है जिसको बहुत उन्होंने अध्ययन वगैरह किया है, सब लोगों की राय ये है, सब लोगों की सलाह ये है कि ये $50 to $80 आपने जो बैंड लिया सही है। अगले साल ऑयल का प्राइस 80 से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं जा सकता है। पर आपको मालूम है कि भाई दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज तो सब जगह है। कहीं कुछ हो गया, 80 से ऊपर जाता है, युद्ध हो गया, जैसे कि युद्ध हो गया मिडिल ईस्ट में, तब हाँ बिल्कुल या हो सकता है कि 80 से ऊपर जाए। पर तब हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, हमारे कंटिजेंसी प्लान्स है, हम लोग उस समय कुछ ना कुछ एक्शन तो लेंगे। गोल्ड के ऊपर जो हैवी ड्यूटी है, इसके बारे में कोई सरकार पहले से ही? नहीं, हैवी ड्यूटी तो हम लोगों ने कम कर दी है और हमारी कोशिश ये है कि जो हम लोगों ने गोल्ड को मोनेटाइजेशन के लिए जो हम लोगों ने 3 जो योजनाएं बनाई हैं, उससे हमें विश्वास है कि जो गोल्ड स्मगलिंग हो रही है या गोल्ड का इंपोर्ट हो रहा है वो काफ़ी कुछ कम होगा। ये जो आपने पब्लिक मैनेजमेंट, वो जो डेप्ट मैनेजमेंट एक्ट की बात आप कर रहे हैं, तो वो कंस्टिट्यूट कैसे होगी? उसमें कौन से लोग मेंबर होंगे? कब से वो फॉर्मलाइज होगा? नहीं, देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी, जिसकी स्थापना हम लोग करने जा रहे हैं। इसकी घोषणा हम लोगों ने बजट में की है। देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये पब्लिक डेट मैनेजमेंट ऑफिस किस प्रकार से इसमें काम किया जाता है। ऐसा है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सरकार घाटे में चलती है। क्योंकि सरकार घाटे में चलती है इसलिए हम लोगों को उसके लिए हम लोगों को ऋण लेना पड़ता है, हमें बोरो करना पड़ता है। जब हम बोरो करते हैं, हम किस प्रकार से बोरो करते हैं? हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं, यानी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, वो नोट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि हम मार्केट में इशू कर रहे हैं और लोगों को फिर वो लेना पड़ता है। तो एक एजेंसी, एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है उनका इशुएंस वो करते हैं। तो ये पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी करेगी ना। पहले क्या था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो थी वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करती थी, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटर भी है, तो रेगुलेटर भी है और इशुएंस भी कर रही है, वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने कहा ठीक है, आप अपना रेगुलेशन वगैरह करिए, आप इसको संभालिए, हम लोग एक नई संस्था हम लोग चलाएंगे और वो संस्था में जो लोग होंगे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही आएंगे क्योंकि वहीं काम होता है, तो उनसे हम लोग बाहर लेकर। उसमें कुछ प्रोफेशनल भी होंगे? प्रोफेशनल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में तो सभी प्रोफेशनल है, तो उन्हीं लोगों को हम लोग बाहर ले जाकर एक नई संस्था बनाएंगे। वो संस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अलग होगी, जिसमें कि एकदम स्पष्टता से नजर आए, एक सीमा है, यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटर है, यहाँ डेट मैनेजमेंट एजेंसी जो है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती। 2 सवाल जो अंतिम के हैं, एक तो कई बार ये लगता है कि सरकार, जिसको कहते हैं ना, हम लोग के यहाँ कहावत है कि भोज पे कोहड़ा रो तो वो वाली स्थिति, जैसे लैंड एक्विजिशन बिल है, लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस अगर लाने से पहले आप लोग कंसल्टेशन करते सारी पॉलिटिकल पार्टियों से, और जो बीजेपी अभी किसान के डेलीगेशन से मिल रही है, किसानों के डेलीगेशन, अगर वो पहले हो जाता तो ये स्थिति नहीं आती। नहीं, बिल्कुल, ये तो हम लोगों ने बहुत कंसल्टेशन के बाद हम लोगों ने लैंड एक्विजिशन जो किसानों के डेलीगेशन से आप नहीं मिले थे? अमित शाह जी ने अभी कमेटी बनाई। नहीं, हम लोग पहले भी मिल रहे थे, अभी मिल रहे हैं। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में भी कहा है, राज्यसभा में भी कहा है, जो भी कुछ हम लोग कर रहे हैं किसानों के हित में कर रहे हैं, किसानों के समृद्धि के लिए कर रहे हैं, देश के विकास और देश के प्रगति के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने जो इसके पहले लैंड एक्विजिशन एक्ट के पहले जो काम करना था, जो कंसल्टेशंस करने थे, जो हम लोगों को पूरी तरीके से संवाद करना था, हम लोगों ने किया। हम लोगों ने सब मुख्यमंत्रियों को बुलाया, विज्ञान भवन में बहुत बड़ा एक कॉन्फ्रेंस चला, जहां हर कोई मुख्यमंत्री, चाहे वो कांग्रेस दल का हो या बीजेपी दल का हो या किसी और दल का हो, सब ने कहा कि भाई अगर आप लैंड एक्विजिशन एक्ट को नहीं बदलते हैं
तो देश में का विकास। कॉन्फ्रेंस था, ये कह रहे हैं कि ऑल नहीं, ऑल पार्टी मीटिंग और इस तरह की चीजें। हम लोगों ने किसानों से भी मुलाकात की, कई लोगों से कंसल्टेशन चलता रहा, तो इसलिए हम लोग ये सब सोच विचार करके हम लोगों ने फिर लैंड एक्विजिशन एक्ट तैयार किया। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई देखिए अभी भी कंसल्टेशन जारी है, अगर आप लोगों को कुछ लगता है हम लोग और इसमें बेहतर बना सकते हैं, कोई और सेफगार्ड्स ला सकते हैं, आप लोग लाइए, श्रेय आपको पूरा मिलेगा, पूरा मिलेगा। क्योंकि लेकिन अगर उसमें कंसेंट और जो असेसमेंट का क्लॉज है वो उसको आप डाइल्यूट कर देंगे तो पूरा बिल ही खत्म हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल गलत, मतलब आपने बिल्कुल ठीक से समझा नहीं। देखिए ऐसा है कि बिल में एक हिस्सा है जो पब्लिक पर्पस का है, एक हिस्सा है प्राइवेट पर्पस का। प्राइवेट पर्पस का जो हिस्सा है उसको हम लोगों ने बिल्कुल नहीं छुआ है। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट करना है, कंसेंट करना है, सब कुछ करना है, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं। अब आते हैं हम लोग पब्लिक पर्पस पे, और पब्लिक पर्पस को हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया है। 13 कारण से आप लैंड एक्वायर कर सकते थे सरकार होने के नाते। हम लोगों ने कहा है कि वो 13 में 5 और हम लोग जोड़ देते हैं, क्योंकि वो 5 और नहीं जोड़ेंगे और सरकार वो जमीन नहीं एक्वायर कर पाएगी तो हम लोग देश का विकास नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ 5 कौन से, बड़े आसान हैं। डिफेंस के लिए हैं, रूरल डेवलपमेंट के लिए हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए हैं, इस टाइप के जो अगर हम लोग इसके लिए जमीन ले रहे हैं तो आप सरकार को लेने दीजिए। अगर सरकार इसके लिए जमीन नहीं ले सकती, अपने लिए सरकार अगर जमीन नहीं ले सकती है तो कोई विकास नहीं हो पाएगा। और उसमें हम लोग कह रहे हैं कि जब सरकार पब्लिक पर्पस के लिए जमीन लेगी तो वहां सोशल इंपैक्ट असेसमेंट को हम लोग नहीं करेंगे जैसे 13 में हो रहा था। पैसा जो हम लोग प्राइवेट के लिए दे रहे थे उतना हम लोग पब्लिक के लिए भी दे रहे हैं, तो पैसे में जो मुआवजा कोई अंतर नहीं आया है, कोई अंतर नहीं आया। हमने बस 2 चीजें कही हैं कि हम लोग जो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट है वो नहीं करेंगे जैसे और 13 का था, और साथ साथ जो 5 साल के बाद जमीन देने की जो बात थी पब्लिक प्राइवेट पर्पस का, वो हम लोग नहीं करेंगे। एक अंतिम सवाल कि बजट बनाना मुश्किल होता है या फिर बजट बनते हुए देखना आसान होता है? क्योंकि आपके पिताजी इतने सालों तक बजट उन्होंने बनाया और आप देखते होंगे, अब आप बजट बना रहे हैं, तो कौन सा आसान और कौन सा मुश्किल काम? देखिए ऐसा है कि मेरे पिताजी पहली बार वित्त मंत्री बने थे 1991 में, 1991 में। तो तब से क्योंकि वो बिल्कुल इसमें लगे हुए थे और बड़ा उस समय कठिन समय था, आपको याद होगा आर्थिक बहुत ज़बरदस्त उस समय क्राइसिस चल रहा था, तो हम लोग इस कारण इन सब चीज़ों से हमें रुचि लेनी पड़ी क्योंकि भाई पिताजी लगे हुए थे इस काम में। तो 25 सालों से शंकर जी 25 सालों से हम लोग बजट्स का अध्ययन कर रहे हैं, उनको स्टडी कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। तो 25 साल से बाहर से आदमी सब चीज़ों को देखता था, अब पहली बार एक मौका मिला है अंदर से इस पे काम करने के लिए। और मैं बताऊंगा कि और आपके सब दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा काम है, ये बहुत अच्छा लगता है इस पे काम करने के लिए। एक तो ये है कि इस दौरान जो सरकार में टीम वर्क है, जो सरकार में कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत अच्छा रहता है। सब मंत्रालयों से आप बात करते हैं, सब सचिवों से आप बात करते हैं, पता चलता है आपको कि भाई क्या प्लान्स हैं, किस तरीके से इसका विवरण किया जाए बजट में। तो ये एक बहुत अच्छी बात है बजट बनाने में। दूसरी अच्छी बात बजट बनाने में ये है कि हम लोगों को पता चलता है कि भाई कहाँ कहाँ हम लोगों को बैलेंस करना है, कि ये हम कर सकते हैं पर हम लोगों को यहाँ कुछ बाधाएं हैं। तो ये बैलेंसिंग एक्ट, और किस तरीके से आदमी बैलेंसिंग एक्ट करे, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंटेलेक्चुअल थिंकिंग के अगर आप दृष्टिकोण से देखिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। बड़ा आदमी, मैं उस सब चीज़ों में बड़ा रुचि रखता हूँ, तो ये वो सब चीज़ को तैयार करने में मुझे बड़ा मज़ा आया कि भाई किस तरीके से सब बैलेंसिंग एक्ट हम लोग कैसे करें। तीसरी बात ये कहूँगा कि इस बार बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत ध्यान दिया, बहुत उन्होंने समय दिया। माननीय वित्त मंत्री जी तो कर ही रहते पूरा काम, तो उनके साथ काम करने में बहुत आनंद आया, पर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी काम करने में और उनकी टीम के जो लोग हैं उनके साथ काम करने में बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और बहुत कुछ मैं सीखा हूँ, बहुत कुछ मैं सीखा हूँ, क्योंकि बड़े बड़े गुरु हैं, पिताजी भी बहुत बड़े गुरु हैं, माननीय वित्त मंत्री जी गुरु हैं, माननीय प्रधानमंत्री। बड़ा गुरु कौन है? हाँ नहीं, अरे सब अपने अपने स्तर पे इतने महागुरु लोग हैं। तो मेरे जैसा कि एक छोटा शिष्य उन सब से इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें सीख कर बहुत मुझे इसमें आनंद प्रसन्नता हुई। और फिर अंतिम में ये कहूँगा कि देश के हित में जब आदमी काम करता है, देश के लिए जो आदमी काम करता है, उसमें भी बहुत प्रसन्नता मिलती है। आदमी को लगता है कि भाई देखिए
कुछ अगर हम लोग कर सकते हैं देश के लिए, खासकर जो हमारे युवा हैं, खासकर हमारे जो गरीब हैं, इनके लिए अगर हम लोग कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, इनकी ज़िंदगी को हम लोग किसी तरीके से और हम लोग बेहतर बना सकते हैं, तो इससे बढ़िया मैं तो कहूँगा और कोई सेवा हम लोग नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत जी हमसे बात करने के लिए। जयंत सिन्हा ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि युवाओं के लिए और जो अपॉर्चुनिटी होती है उसको कैसे एक्सप्लोर किया जाए, ये बजट की सबसे खूबसूरती होती है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आरबीआई गवर्नर के साथ उनके कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है और इतने सालों से वो बजट को बनते हुए देख रहे थे, अब वो बजट बना रहे हैं। तो इन शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए फोकस न्यूज़ पर।